नमस्कार जन में स्वागत आपका। मैं भी योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी से जिनपिंग की मुलाकात, ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, क्या मायने हो सकते हैं। पंचशील के सिद्धांत को माना है शी जिनपिंग ने और मोदी इस बैठक को काफी सफल बता रहे हैं। विदेश सचिव जयशंकर ने कहा है कि ये दोनों मुल्कों के लिए काफी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक कही जा सकती है। डोकलाम के विवाद के बाद ये पहली मुलाकात मोदी शी जिनपिंग की और हम आपको जन टीवी के नजरिए से दिखाते हैं कि पूरा क्या घटनाक्रम रहा, कैसे रहा, कि बातचीत के मुख्य अंश क्या रहे, किन चीजों पर फोकस रखा गया। एक हमारे इस व्यू के जरिए देखिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, अमित गोयल जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, राजीव अरोड़ा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा देखिए पूरे मामले को और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के पास आएंगे। ब्रिक्स समिट में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए। पहली बार ब्रिक्स समिट 2017 के घोषणा पत्र में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र भी हुआ, लेकिन चीन ने समिट शुरू होने से पहले ही पाक प्रायोजित आतंकवाद पर जिक्र न करने की बात कही थी। गोवा में बीते साल हुए 8वें ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने घोषणा पत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों को शामिल करने का विरोध किया था। चीन का यह पैंतरा केवल एक शगुफा था, क्योंकि चीन जानता था कि भारत इस मुद्दे को जरूर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उठाएगा। The President and the Prime Minister again laid out a very positive view of where our relationship could go, and there was some detailed discussion about the mechanisms which could help us, could help both countries really go forward in that direction. Both intergovernmental mechanisms like we have a joint economic group, we have a defense and security group, we have a strategic group. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। डोकलाम विवाद के बाद यह पहली बार है जब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। बैठक में डोकलाम विवाद पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ पंचशील समझौते पर साथ चलने की बात कही है। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े और उभरते हुए देश हैं। द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि तेज गति से बदलते वैश्विक परिवेश में ब्रिक्स को और भी ताकतवर बनाने में यह सम्मेलन काफी मददगार साबित होगा। ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद पर इस बार कड़ा रुख दिखा है, साथ ही चीन की चालबाजियां भी नाकाम हुई है। भारत के आतंकवाद के खिलाफ अभियान को और बल मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, चीन के शहर सियाओमेन में हुई बैठक और बैठक के बाद जो मजमून रहा उसको लेकर के हमने आपसे चर्चा की। ये 9वां ब्रिक्स सम्मेलन है रहा जो चीन में रहा। काफी सफलता की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सफलता के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई भी दी है। डॉक्टर करोड़ सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर हम बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की, तो इसकी सफलता और अब तक के जो ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुए हैं, क्या वास्तव में माना जा सकता है कि दूसरे मुल्कों की हम बात बाद में करें और ये जो ग्रुप बना था इसका मोटिव यही था कि आपसी व्यापार और ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे के सामने हम सहयोग कर सकें और एक निर्भरता जो है एक दूसरे पर व्यापारिक दृष्टि से खासकर महत्वपूर्ण जो बिंदु रखे गए थे, क्या हम सही मायने में मान सकते हैं कि मकसद और उद्देश्य जो लेकर के ब्रिक्स का गठन हुआ था, क्या उस पर सही उतर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, ब्रिक्स का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय ग्रुप है जो नॉन वेस्टर्न है। पश्चिम के विकसित देश कोई इसका सदस्य नहीं है, तो पूरे पश्चिम की इसके ऊपर नजर है कि किस दिशा में यह जाता है, किस तरह से सफल होता है, और इसकी सफलता और विफलता से पश्चिम का प्रभाव निर्धारित होगा कि किस तरह से प्रभाव निर्धारित हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक था, आर्थिक सहयोग था, और जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं
अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे रशिया है वो यूरेशियन ग्रुप से है, एशिया से चीन है और भारत है, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका से ब्राजील है। ये देश मिलकर आपस में सहयोग करना चाहते थे कि विश्व में एक प्रभावशाली ग्रुप के रूप में उभर कर सामने आए और पश्चिमी प्रभाव को किसी न किसी रूप में कम करें और स्वयं का आर्थिक विकास भी करें। तो जो वर्तमान सम्मेलन हुआ 9th सम्मेलन, ये बहुत बड़ा सफलता तो ऐसा नहीं कह सकते कि जैसा कोई नया इंस्टीट्यूशन बनाया हो ब्रिक्स बैंक या इस तरह का, लेकिन इसमें जो कुछ बातें हुई हैं वो ये है कि पश्चिमी जगत के देश हैं वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका जो ओपननेस था, ग्लोबलाइजेशन था, उससे रिवर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रुप है वो पश्चिम पे ऐसा दबाव बनाए कि वो जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको रिवर्स नहीं करें, और रिवर्स नहीं करके जो पश्चिम में दूसरे देशों से और जो विकसित विकासशील देशों से लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या दूसरी गतिविधियों से, तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल का बना रहे, इसके लिए प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिम पे प्रभाव बनाने से पहले आपस में सहयोग करें, आपस में आर्थिक रिश्ते मजबूत करें, उसके लिए कुछ समझौते हुए हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कि उसमें जैसे व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे आपस में एक दूसरे के रिश्ते मजबूत किए जाएं, कैसे सहयोग करें, इस तरह का कुछ हुआ। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक उद्देश्य इसका प्रारंभ से ही नहीं था, लेकिन जब भी कोई बहुपक्षीय समूह की मीटिंग होती है तो द्विपक्षीय साइडलाइन में द्विपक्षीय मीटिंग भी चलती हैं, और उन द्विपक्षीय मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है समझ विकसित करना, उनमें कोई विशेष समझौता नहीं होता है। तो इस रूप में द्विपक्षीय आधार पे भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच भी मीटिंग हुई है, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में भी बात हुई है। तो इससे एक समझ विकसित होगी और ब्रिक्स एक संगठन के रूप में और अधिक मजबूत होगा, और फ्यूचर में जो पश्चिम का आधिपत्य बना हुआ है शायद इसके लिए एक चुनौती के रूप में उभर कर। छोटा सा सवाल है सिंह साहब मेरा आपसे यहाँ पे, कि जो आपने कहा कि आर्थिक सहयोग, आपसी सहमति, द्विपक्षीय चर्चाएं भी हो सकती हैं, लेकिन एशिया से दो मुल्क हैं, भारत और चाइना, इनके आपसी बीच में कहें कि पिछले दिनों डोकलाम का जो मामला रहा, या पहले से भी कहें कि तनाव किसी से छिपा नहीं है, जब से पाकिस्तान के प्रति चाइना पाकिस्तान के प्रति जो झुकाव हुआ और भारत का जब से अमेरिका के प्रति झुकाव हुआ है तब से, तो ये सहयोग और सहमति की बात है, लेकिन दोनों के बीच आपसी सहमति बनी नहीं पा रही है। हम साफ देखें तो देखिए ऐसा नहीं है, नहीं बन रही है। बेन जिया बाबू जब भारत आए थे मनमोहन सिंह जी के टाइम में, तब उन्होंने कहा चीन और भारत की इस सदी की सबसे बड़ी साझेदारी है, और उसके बाद चीन का इन्वेस्टमेंट 2010 में केवल 52 बिलियन था, वो अब 1636 बिलियन डॉलर हो गया। तो चीन का इन्वेस्टमेंट निरंतर रूप से बढ़ता रहा है। चीन और भारत का व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार का असंतुलन जरूर है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो रिश्ते आप बिगड़ने की बात कर रहे हैं वो कब से बिगड़े? पिछले 3 महीने में बिगड़े हैं। और बिगड़ना कब से शुरू हुआ? जब भारत ने चीन का BFI बेल्ट रोड इनिशिएटिव का कॉन्फ्रेंस किया बीजिंग में, उसमें भारत ने बॉयकॉट किया। उसके बाद रिश्ते बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि उससे चीन को एक आशंका हुई कि भारत चीन की जो ग्लोबल एस्पिरेशन है उसमें बाधा बनना चाहता है, क्योंकि भारत अकेला देश था जिसने बॉयकॉट किया, और अमेरिका, जापान सब देशों ने उसमें सहभागी बने, यूरोपीय देश भी आए। तो वहां चीन को आशंका हो गई, तो चीन ने भारत पे दबाव बनाने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि भारत को किसी न किसी रूप में साथ लिया जाए, दबाव को बनाकर। और उसी के बाद में डोकलाम में भी हुआ, और भी विवाद हुए, वहां लद्दाख में भी, पेनांग झील के किनारे भी हुआ, अरुणाचल में भी हुआ। तो ये सब दबाव की एक कूटनीति थी। न चीन युद्ध चाहता, न भारत युद्ध नहीं चाहता, दोनों देश तनाव नहीं चाहते हैं। तो जब इसके बाद तनाव बढ़ रहा था तो हमारे कुछ नेताओं ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए, तो जिससे चीन की आशंकाएं और बढ़ती गई। और उसके बाद जब यह हुआ कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, तो दोनों देश ये चाहते थे कि ब्रिक्स की मीटिंग सफल होनी चाहिए, उसमें दोनों देशों का हित है। तो दोनों में ही एक समझदारी की कदम उठाया, और हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में यह कहा कि भाई चीन के साथ हम हर चीज बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, और चीन के संपूर्ण संबंध हैं, केवल डोकलाम नहीं, संपूर्ण संबंधों को लेकर बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं आया, न चीन की तरफ से आया।
तो इस 15 दिन में हमने इस तरह का एक वातावरण तैयार कर लिया कि भारत ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करे और एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट करे। तो ये दोनों देशों की तरफ से ही एक सकारात्मक रूप की वजह से हुआ है। तो तनाव केवल 3 महीने का है, तो ये एक एब्रेशन के रूप में मैं इसको देखता हूं। बाकी तनाव भारत और चीन दोनों के हित में नहीं है, इसलिए तनाव नहीं होगा, क्योंकि तनाव तभी होता है यही बड़ी वजह है कि शी जिनपिंग और मोदी की जो मुलाकात हुई है, इसमें अहम बिंदु ये रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता के तहत सीमा विवाद को खत्म किया जाएगा और साथ ही जो सेना के अधिकारी हैं उनके बीच डायलॉग बढ़ाया जाएगा, ताकि कोई इस तरह की सीमा विवाद से जुड़ी कोई बात होती है तो उस पर वो चर्चा कर सके। चलिए, ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं। ओम जी, पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि शासन अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, वो जब भी कहीं जाते हैं तो उसके राजनीतिक मायने भी होते हैं। डोकलाम वाला जो मामला था, इस पे प्रतिपक्ष भी घेरने की कोशिश कर रहा था पिछले कुछ दिन से कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हम तनाव में जी रहे हैं। और डोकलाम विवाद को अगर सुलझाया जाता है तो आपको लगता है कि इसके राजनीतिक मायने भी होंगे, भविष्य के अंदर उपलब्धियों में एक सितारे के रूप में से जड़ा जाएगा कि चीन की सीमा से बिना किसी कंडीशन के चाइना को विड्रॉ करनी पड़ी अपनी सेना को, और द्विपक्षीय वार्ता में जिस तरह की बातें निकल करके आई हैं। देखिए, बात इतनी नहीं है जोगेन जी, बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारी विदेश नीति का निर्माण हमने किया और पंचशील को हमने अपना एक आधार बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसकी जरूरत क्या होती है, उसका एहसास हमारे नेतृत्व को हो गया। और यही वजह है कि इस माहौल में पंचशील की चर्चा करते हुए जिस तरीके से एक समझौते का रास्ता अपनाया और जिस तरीके से माना कि संवाद बहुत जरूरी चीज है, बिल्कुल ठीक कहा है कि पश्चिमी देशों की जिस तरीके से अपने अपना उनका एक मोनोपोली बना हुआ है, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये जो 5 देशों का जो गठबंधन बना है वो पूरी दुनिया में अपना अलग किस्म का है, जो अमेरिका को भी नियंत्रित कर सकता है और जो यूरोप को भी नियंत्रित कर सकता है। हमारी गलती ये हो रही थी कि हम बहुत ज्यादा आश्रित हो रहे थे अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर आश्रित होने के साथ साथ में हम पाकिस्तान के मुद्दे पर पड़ोसियों से भी कर रहे थे और डोकलाम के मुद्दे पे अपने चीन के साथ में भी सारा सिलसिला बिगड़ रहा था। वो बिगड़ना नहीं चाहिए था। मतलब मुझे लगता है कि हमारी जो विदेश नीति को लेकर जो नासमझी का सिलसिला रहा है, निश्चित रूप से हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ठीक काम करता रहा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत ठीक काम करते रहे, लेकिन हमारे सांसद और हमारे मंत्री और हमारा मीडिया जिस तरीके से इन चीजों को लेकर के लोगों के सामने पेश कर रहा था, उससे लग ये रहा था कि जैसे अब युद्ध होने वाला है और फिर से 1962 वाला जो दृश्य वो सामने आएगा। तो वो सारा मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हस्तक्षेप करके एक अच्छे रास्ते पे गए। मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था कि चीन के अध्यक्ष ने उस तरीके से अपने आप को झटके नहीं मारे जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मार रहे थे। इसका मतलब यह है कि हम महसूस कर रहे थे कि हमने डोकलाम के मामले में खामखा बहुत ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव किया। इतने होने की जरूरत नहीं थी। भूटान हमारा मित्र है, हम उसके लिए कमिटेड हैं, लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कोई आफत नहीं आ रही थी कि हम अपनी सेनाओं को ले जा करके लड़ा लें। और फिर हमारे यहाँ के जनरल्स की भी ऐसी आदत होगी, वो आगे बढ़ के आजकल भाषण देने लगे हैं और ऐसी प्रोवोकेटिव बात करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे देश के नेताओं को भी और साथ साथ में विदेश मंत्रालय को भी सोचना पड़ेगा और सांसदों को भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, चीन मानता है कि हम किस तरीके से एक आर्थिक रूप से उभरती हुई ताकत है, हम मानते हैं कि चीन कैसे उभरती हुई ताकत है। हमें समन्वय होना चाहिए, हमें संवाद होना चाहिए और संवाद के रास्ते से ही अपने जितने विभेद हैं उनको दुरुस्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये इस ब्रिक्स सम्मेलन का बहुत बड़ा मैसेज है जो हमें महसूस हो रहा है। बिल्कुल करोड़ सिंह जी ठीक बात कह रहे हैं, सारी चीजें एनालाइज करके बता रहे हैं कि यस, ये इसमें खामखा इतराने की आवश्यकता नहीं है। हमें महसूस करना चाहिए कि हमने गलती की थी, इतना प्रोवोकेटिव होने की आवश्यकता नहीं थी। चीन के साथ में हमें संबंध बनाना है, साथ साथ में अपनी सेनाओं को भी मजबूत कर रखना है, लेकिन सेना अध्यक्ष को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा रक्षा मंत्री बोले, हमारा प्रधानमंत्री बोले, हमारा विदेश मंत्री बोले, ये बात समझ में आती है। रक्षा मंत्री को या ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या इन लोगों को बोलने की आवश्यकता कहां से पड़ गई? ये पहली बार ये स्वतंत्रता देने का सिलसिला हो। मेरा ख्याल है मोदी जी इनको सबको नियंत्रित करके और अब बात ठीक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। चलिए राजीव जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पे एक व्यापारी भी आप और चाइना से काफी आपका ट्रेड से काम भी पड़ा है। क्या ये माना जा सकता है कि ये बात तो सही है कि किसी भी राष्ट्र की पॉलिसी व्यापार पे उसका असर पड़ता है, लेकिन भारत और चीन दोनों के व्यापार जगत को हम देखें तो इस तनाव को सहने की कितनी ताकत थी? या ये तो नहीं है कि व्यापार प्रभावित हो रहा था? व्यापार प्रभावित होने का मतलब है सीधा आपके यहाँ पे रोजगार पे असर पड़ना।
किसी भी, और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी को सहन कर सके। सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ये एक माना जा सकता है कि व्यापारियों का बड़ा रोल रहा हो इसके अंदर, कि दोनों जो राष्ट्र हैं उन्हें इस तरह का विवाद से बचना चाहिए और इसे सुलझाना भी चाहिए। ब्रिक्स का एक मौका है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है द्विपक्षीय वार्ता के लिए मजबूत पहलू के साथ में व्यापारियों का एक प्रेशर रहा हो कोई। योगेंद्र जी, सच्ची बात है कि इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ और जो 3 महीने का जो विवाद सुलझा है, उसमें हमारी विदेश नीति या कूटनीति के ऊपर अर्थनीति ज्यादा हावी रही। दोनों देशों के खुद के म्यूचुअल इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों के व्यापारिक हित हैं। जैसे करोड़ी जी बता रहे थे कि दोनों के अंदर ट्रेड बैलेंस तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट है और हमारा उतना एक्सपोर्ट वहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारी निर्भरता उसके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में हो चुकी है और चाइना हिंदुस्तान को बड़ा मार्केट के रूप में मानता है और इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना का हिंदुस्तान में होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यही होना था। ये बात ओम सैनी जी ने सही कही है, क्योंकि क्या हुआ कि जब से पिछले 3 महीने के अंदर ये विवाद शुरू हुआ तो वो 3 pronged स्ट्रेटेजी चाइना ने अपनाई। मैं 3 pronged इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने पहला उसका था कि मीडिया वॉरफेयर। तो चाइनीज मीडिया ने भी इस विषय में बहुत कुछ कहा, हिंदुस्तान मीडिया ने कहा, लेकिन चाइना ने कोशिश करी कि पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बने कि चाइना जो कुछ कह रहा है कर रहा है वो सही है और हिंदुस्तान उसके वजह से दबाव में आए। दूसरा उनका सोचने का जो तरीका है वो उनका एक सोच ये भी थी उनकी कि हम जो आज की तारीख के अंदर जो वॉरफेयर है उसके अंदर जिस स्थिति में चाइना बैठा हुआ है, उनका T-96 का जो टैंक है वो हिमालयन रीजन के अंदर और बर्फ के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है और उसकी उपस्थिति से शायद भारत थोड़ा सा आतंकित होएगा। और क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया के पास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और तीसरा जो उनका था, उन्होंने एक हिस्टोरिकल बात सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि 1890 में जब त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी उसमें ब्रिटिश इंडिया जब था उसके बीच में चाइना के बीच में भूटान के बीच में सीमा का विवाद तय हुआ था, जिसमें तिब्बत सिक्किम की सीमा को माना गया था। और 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस बात को एंडोर्स करा। ऐसा उन्होंने इस तरीके का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस पेश करने की कोशिश करी। तो एक कोशिश थी कि जब ये विवाद शुरू हुआ है तो चाइना कभी भी युद्ध करना नहीं चाहता था, ये आप हमको मान के चलना चाहिए। इसलिए अगर हम ये बहुत कुछ सोचें कि ये शायद हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है, तो हमको नेपाल के संग जो हमारी विदेश नीति रही थी, फिर पाकिस्तान के संग जो हमारी विदेश नीति रही और म्यांमार के संग जो विदेश नीति रही, उनके अंदर हमने बहुत बड़बोले होके बहुत कुछ पाने की कोशिश करी कि हमने बहुत कुछ प्राप्त करा है, लेकिन वो बैकफायर करा हमारे सामने। तो मेरे ख्याल से आर्थिक हित सर्वोपरि रहे। इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने जैसे पिछला वाला सम्मेलन में भारत नहीं गया था, इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी को जाना था और ये एक अच्छी बात थी। उससे पहले एक वातावरण बना के जाने की जरूरत थी यहाँ से कि वहां पे विवाद पैदा ना हो। और जयशंकर जी जो विदेश सचिव है, जो बात कह रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है कि डोकलाम के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। बात ये हुई है कि हम पिछली बातों को छोड़ें, फॉरवर्ड लुकिंग विदेश नीति बने। फॉरवर्ड लुकिंग विदेश नीति का मतलब ये है कि हिंदुस्तान और चाइना के दोनों के व्यापारिक हित के अंदर मेरे ख्याल से ये कि इस विवाद को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। और भारत ने चाइना को पीछे कर दिया, चाइना भारत को पीछे कर दिया, इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। जी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं जो ये कहना चाह रहा था, बात बिल्कुल सही है कि जितना इन्वेस्टमेंट चाइना का हिंदुस्तान में और वहां के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसका सबसे बड़ा व्यापार जो बाजार है उससे इंडिया को माना जाता है। तो निश्चित रूप से कोई रिस्क चाइना लेना नहीं चाहता, लेकिन सीमा विवाद का ऐसा एक एजेंडा होता है कि अपने राष्ट्र को एक जवाबदेही बनती है चुनी सरकार की कि हमारी सीमाओं पर, जैसे हमारी अपेक्षा है वर्तमान सरकार से, वैसे मुझे लगता है कि चाइना की जनता है उनका भी अपनी अपेक्षा होगी कि हमारी सीमाओं पे हमारा अपना रुतबा रहे। यह निश्चित रूप से एक मानव स्वभाव भी होता है। तो जो मेरा सवाल था आपसे कि क्या माना जा सकता है कि व्यापारिक जो प्रेशर है वो भी इस द्विपक्षीय वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता था? नहीं, वो तो पूरा व्यापारिक पक्ष ही पीछे की तरफ से उसने ही इस पूरी चीज को तय करा है जी। ये निश्चित रूप से मानना चाहिए। हम बातें आगे कुछ भी करें, कुछ भी कहें, लेकिन दोनों के बीच में यह था कि हमको विवाद बढ़ाना नहीं है। और ये बात भी सही है कि हिंदुस्तान की सेना पे हमको गर्व है, लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट हमारे
वित्त मंत्री जो रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने दिए कि 1962 का भारत नहीं है, तो 1962 का चाइना भी नहीं है। हमको मालूम है चाइना ने क्या प्रगति करी है। और जिस तरीके की बात यहाँ की मीडिया ने और यहाँ के लोगों ने बातचीत करी, वो मेरा एक अननेसेसरी तनाव पैदा करने की कोशिश थी। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि भारत ने कोई आंख दिखा के चीन को पीछे कर दिया हो। हमको अपनी स्थिति मालूम होनी चाहिए, हम मजबूत है, लेकिन आज की तारीख के अंदर दोनों देशों के हित में नहीं है कि कोई भी आपस में लड़ाई हो और कन्फ्रंटेशन हो, उसका कोई कारण नहीं है। और इस बात को फैलाने की जरूरत भी नहीं थी, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोशिश की जानी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से जो समाधान हुआ है उसमें सोचा गया है कि हम फॉरवर्ड लुकिंग जाएंगे। शंघाई कॉर्पोरेशन जो है, शंघाई कॉर्पोरेशन की जो बातचीत है, उसका मेन मुद्दा यह है कि ब्रिक्स की कंट्रीज को आपस के अंदर जब जुड़ के अपने व्यापारिक हितों को, व्यावसायिक हितों को मजबूत करना है, आदान प्रदान करना है। ऐसी कोई भी चीज, शंघाई कॉर्पोरेशन हो, चाहे ब्रिक्स हो, या जितनी भी और सम्मेलन हो, उनकी जो पीछे की जो नीयत है उसको धक्का पहुंचाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी काम ऐसी किसी भी कंट्री को इनमें से नहीं करना चाहिए जो इस पूरे आंदोलन को धक्का पहुंचाए। तो 9 ब्रिक्स सम्मेलन जो हुए हैं, आज ये झगड़ा अगर तनाव बढ़ जाता तो ये 9 ब्रिक्स सम्मेलन हुए बेकार हो जाते। जब इनकी आपस में जो कॉर्पोरेशन है, जो यूनिटी है, जो वेस्टर्न बाजार के खिलाफ जो इन्होंने जो अपनी एक ताकत रची है, हम उसी की मूल आत्मा को हम झकझोर देते हैं। उनको नुकसान पहुंचाते। चलिए मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा। अमित गोयल हमारे साथ में। अमित, एक कूटनीतिक जीत की बात लगातार की जा रही है। बीजेपी इसे कह रही है कि पहले भी जब कहा गया, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री गोवा या फिर उस वक्त के रक्षा मंत्री, उस वक्त म्यांमार का जो मामला था उसमें घुसकर के उग्रवादियों को जो मार गिराया गया था वहां पे, तभी कहा गया था कि भारत वैसा भारत नहीं रहा जो कुछ साल पहले तक था। अभी भी लगातार बात कही जा रही है कि कूटनीतिक जीत है ये। और आपको भी अच्छे से ध्यान होगा, मुझे भी बहुत अच्छे से ध्यान है, जब पाकिस्तान में घुस करके और जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो उसे भी भुनाने की काफी कोशिश की गई थी। डोकलाम विवाद के दौरान ये बात सही है कि विपक्ष का एक प्रेशर भी रहा, उस वक्त काफी डिमांड भी की गई। हाल ही के पार्लियामेंट सेशन में भी कहा गया कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि डोकलाम विवाद में हो क्या रहा है, क्या हम वहां पे जिस तरह के सैनिकों के साथ में टकराव के हालात बने उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कूटनीतिक जीत की बात की जा रही है, तो ये क्या माना जा सकता है कि इसे एक राजनीतिक इश्यू बनाया जाना चाहिए? देखिए, एक बात मैं निश्चित रूप से कहूँ, भारत 125 करोड़ लोगों का देश है, और जो भी चुनी हुई सरकार होती है, आज बीजेपी की है, कभी कांग्रेस की भी थी, उसका अपने देश के लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। देश के लोगों में अपनी सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक भावना होती है। जिस तरह से चाइना ने प्रोवोक करने की हमने कोशिश की, अभी राजीव जी ने कहा कि साइकोलॉजिकल वे पे वो वार लड़ा गया, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, वहां की मीडिया ने बहुत प्रोवोक किया, वहां की सेना ने सैन्य अभ्यास किया। लेकिन अगर ऐसे सारे इशू पे सामने वाले पक्ष को हम देखेंगे तो उन्होंने हमें प्रोवोक करने की बहुत कोशिश की। हमने सामने से कोई प्रोवोक नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया तो उसके बदले में हमारे यहां से अगर वो स्टेटमेंट किया, वो एक कूटनीतिक रूप से जरूरी होता है। अगर कोई इतना बड़ा राष्ट्र है, सामने वाला अगर आपको बार बार थर्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है, और हमारे देश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं जाएगी। लेकिन आप भी देखिए, इस पूरे मामले के अंदर हमारे देश के विदेश मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया ऐसा किसी भी तरीके का। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूं कि 2 बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। नो डाउट, कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र हो या छोटा राष्ट्र हो, आज की तारीख में कोई भी राष्ट्र युद्ध नहीं झेलना चाहता। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता युद्ध हो। युद्ध होने से सिर्फ जनहानि होगी, व्यापार की हानि होगी। और इसे आप कूटनीतिक जीत मानिए, चाहे उसके अंदर व्यापारिक हित भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। राजीव जी ने कहा, मैं मानता हूं इसमें व्यापारिक हितों की भी बहुत बड़ी बात होती है उसके अंदर। लेकिन 2 देशों की सेनाएं, महाशक्तियों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ जाए और उसके बाद में आपसी समझदारी से दोनों पीछे हट जाएं, यथास्थिति की बात करें। ब्रिक्स सम्मेलन में आप देखिए, ये बहुत बड़ी एक जीत और मानता हूं मैं। जिस तरह से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर आया, और भी आया, अकन नेटवर्क का भी आया, ISIS का भी आया। आज तक चाइना ने हमेशा जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा कहीं ना कहीं बचाव किया है। उसने हमेशा यह कहने की कोशिश करी है कि भाई ठीक है, चाइना पाकिस्तान में कुछ आतंकवाद से इफेक्टेड है। इस ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसी कोई बात उनकी नहीं आई, और उन्होंने इस बात को उस घोषणा पत्र में स्वीकार किया चीन की धरती से। तो निश्चित रूप से ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह हुई है कि जो 8 साल से परंपरा चली आ रही है, उससे हम और 2 कदम आगे बढ़े हैं। और डोकलाम विवाद को निपटाने के बाद में जिस तरह की शांति की स्थापना हुई है, उसके बाद में सम्मेलन हुआ और एक अच्छा मैसेज अगर पूरे विश्व में गया, तो निश्चित रूप से देश को इसके लिए गर्व करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अमित जी, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और इस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन के राजनीतिक मायने पे बात करेंगे। क्या वास्तव में इसके कुछ राजनीतिक मायने हो सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। और लगातार ये बात कही जा रही है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे
आतंकी गुटों को शामिल करवाया गया, लेकिन चाइना फिर अपना वीटो पावर यूज कर रहा है हाफिज सईद के लिए। उसे क्यों नहीं आतंकी घोषित करवाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? वहां कहां चूक रही है? इसको लेकर के चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात करें ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता, जो नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर शी जिनपिंग को बधाई दी है और साथ ही द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के चर्चा कर रहे थे। अब मेरा सवाल ओम सैनी साहब से है। ओम जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से दो चीजें हम देख रहे हैं। एक तो भरोसा नहीं रहा शायद रूलिंग पार्टी के नेताओं को भी और प्रतिपक्ष को भी। प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर के हम चर्चा करने लगे हैं कि कितने दौरे हुए, उनका एनालिसिस, हिसाब देना चाहिए। मुझे लगता है इससे पहले कभी ये चर्चाएं नहीं हुआ करती थी। दूसरा, अगर दौरे के दौरान को उपलब्धि भी रही है तो उसको हम पॉलिटिकल माइलेज निकालने की कोशिश करते हैं। डोकलाम विवाद ऐसा विवाद रहा कि हाल ही के पार्लियामेंट सेशन में इस बात को लेकर के प्रतिपक्ष ने जवाब भी मांगा और ये मांग की गई कि इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम डिप्लोमेटिक जीत, लाभ, हानि को हम पॉलिटिकल लाभ और हानि से जोड़ करके देख रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा प्रजातंत्र पूरी दुनिया में विख्यात है और हमारे यहाँ बड़ी खुलकर के लोकसभा में चर्चाएं होती रही है। हम कोई बंद राष्ट्र नहीं है। हमारे यहाँ हमारी विदेश नीति के प्रश्न भी बड़े स्पष्ट हैं, हमारी रक्षा के वो भी सारे बड़े स्पष्ट हैं। हम कुछ छिपाना नहीं चाहते, बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बातें कहने के आदी रहे हैं। और पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति की बुनियाद रखी है उसके बाद में और तटस्थता का सिलसिला रहा है, उसमें जो एक डाइवर्जन आया, उसमें जो एक परिवर्तन करने का जो सिलसिला हुआ, उसमें हमें अपने आप को बड़ा डिफेंसिव ऑफेंसिव करने का सिलसिला बना है, जो अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है। जिस तरीके से अमेरिका के साथ में आप एक तरफा संबंध बनाते चले जा रहे थे अपने मार्केट के अलावा, उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना को ये लगने लगा कि हमारे साथ में तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पाकिस्तान को ये लगने लगा कि हमारे साथ में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इससे हमने हमारे ये जो चालें थी विदेश नीति को आगे बढ़ाने की, ये मेरा ख्याल है कि जरा अपरिपक्व रही और इस पर जिस तरीके से फिर बोलने भी लगे तो अपने आप में जो शब्द चयन है, कूटनीति के जो शब्द होते हैं वो उग्र नहीं होते, वो इफेक्टिव होते हैं, दूर तक समझ पैदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चलन जो बड़ा अजीब रहा, वो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं सामान्य जन के लिए बोलते हैं। सामान्य जन के लिए ये बातें नहीं की जाती विदेश नीति के सवाल पर या रक्षा नीति के सवाल पर या अपनी और बातों पर जुमले नहीं बोले जाते। ये जुमले बोलने का सिलसिला जो चला तो उसमें हमारे सांसद और दूसरे मंत्री भी आगे बढ़ने लगे, वो नियंत्रित हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने इन सारी बातों को ढका है और इस सम्मेलन में जाकर के उन्होंने प्रूव किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन संगठनों को आतंकवादी घोषित करवा दिया और सबने मिलकर के मान लिया। हालांकि जो दो एक इंडिविजुअल्स हैं, अजहर वो मसूद, क्या नाम है उसका ना, हाफिज सईद, और ये इन लोगों के बारे में चाइना जो अभी तक उठाता रहा है कि साहब रोक देता है सारा सिलसिला, मुझे लगता है कि उसमें परिवर्तन आए, क्योंकि जब संगठनों को आपने ये करार दे दिया है तो ये उपलब्धि है। लेकिन ये उपलब्धि हमारे तरारे से नहीं हासिल हुई है, ये कूटनीतिक सफलता है हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की, हमारे विदेश मंत्रालय की। और जब तक इनको इसी तरीके से संतुलित रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक इस तरह के विवाद पैदा होते रहेंगे और हमें अपनी एक ताकत के रूप में स्थापित होना है। तो हमें अपने इस ग्रुप को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना पश्चिम का मुकाबला और अमेरिका की जो जैसी बड़ी स्वार्थी जो विदेश नीति है जिसमें अपने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देखता है, उसमें हम लोग नहीं टिक सकते, क्योंकि हम घिरे हैं। इधर पाकिस्तान बैठा है, उधर फिर चीन बैठा है, उधर फिर नेपाल बैठा है, इधर श्रीलंका भी हमसे उतना खुश नहीं है। नेपाल में तो हमारी खिलाफत के सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो आप विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, दुनिया में कर रहे होंगे, लेकिन हमारा चारों तरफ से जिनसे घिरे हुए हैं उन्हीं को हम ठीक तरीके से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप में बड़ा तकलीफ। चलिए, मेरा डॉक्टर साहब आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि जब ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने वाला था उससे ठीक पहले एक नसीहत के रूप में कहें या सलाह के रूप में कहें, चीन ने लगातार ये बात कही थी कि पाकिस्तान में जो आतंक का विषय है उसको हिंदुस्तान को उठाना नहीं चाहिए ब्रिक्स सम्मेलन में, लेकिन उठाया गया और न केवल उठाया गया, वहां के आतंकी संगठनों को घोषणा पत्र में शामिल भी करवाया गया। तो यह माना जा सकता है कि हिंदुस्तान की इस मायने में कूटनीतिक जीत है।
देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि चीन का इसमें स्वयं का हित है और 3 चीन के हित हैं। पहला यह है कि चीन के सिंकियांग प्रोविंस मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है, जिसका अफगानिस्तान पाकिस्तान से लिंक है, तो वहां चीन के लिए आतंकवाद समस्या बनता जा रहा है। तो चीन स्वयं ये चाहता था कि आतंकवाद पे नियंत्रण किया जाए। दूसरा ये है कि चीन का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है सीपेक के थ्रू, तो चीन ये चाहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इस तरीके से सिक्योर नहीं रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप हैं, ये पाकिस्तान स्टेट के कंट्रोल में भी नहीं है, पाकिस्तान स्टेट को इनफैक्ट ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो चीन ये चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट वहां सेफ रहे। पाकिस्तान स्टेट को आतंकवादी घोषित नहीं किया है, कुछ नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की बात है। तीसरा चीन का हित यह है कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है वो बहुत से देशों से गुजरता है, 65 देशों से गुजरता है। तो आप तो कह रहे हैं उससे माना जा सकता है कि स्वयं का हित ये चाइना की कूटनीतिक जीत कही जा सकती है कि पाकिस्तान को साधने के लिए उसने पहले ये ढिंडोरा पीट दिया कि भारत ब्रिक्स सम्मेलन में किसी भी तरह के आतंकवाद से पाकिस्तान की धरती पर जो चढ़ा उसका जिक्र नहीं करेगा, और जब ये भी कह दिया कि मैं अकेले के मुकाबले यानी कि 4 के मुकाबले, मेरे ख्याल से चीन ने इसलिए किया है कि पाकिस्तान ज्यादा नाराज न हो, पाकिस्तान से दोस्त और चाहते भी थे। मतलब वही सवाल है कि ये कूटनीतिक जीत जो है ये चाइना की मानी जा सकती है कि पाकिस्तान को साधने के लिए पहले भारत को कह दिया गया और उसके बाद में इन आतंकी संगठनों को उसमें शामिल भी करवा दिया गया। देखिए, ये चीन का अपने कूटनीतिक मामले में बहुत से आगे है, और आगे इस सेंस में है कि चीन के जो जिन्होंने लिबरलाइज किया था, डेंग ने एक एडवाइस किया था कि हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, अपने सामर्थ्य को छुपा के रखो और समय का इंतजार करो, अपॉर्चुन टाइम का। तो उस आधार पे चीन ने 2 शताब्दी लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य 2021 तक हासिल करना है, दूसरा 2049 तक। पहला कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को लेकर 100 साल पे है, और दूसरा चीन की स्थापना को लेके 2049 में 100 साल पूरे होने पे। तो अभी एक कोई अमेरिकन थिंक टैंक ने किताब निकाली है 100 Years मैराथन, तो उसमें उन्होंने पूरा एनालाइज किया है कि किस तरह से 2049 में चीन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका बहुत पीछे चला जाएगा, हो सकता है अमेरिका नंबर 3 पे भी चला जाए अगर भारत नंबर 2 पे आता है तो इस तरह का एनालिसिस जब आ रहा है तो चीन बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहा है। लेकिन ब्रिक्स में आतंकवादियों संगठनों के स्पेसिफिक नाम लेना, क्योंकि आज तक जितने बहुपक्षीय संगठनों की मीटिंग हुई है आतंकवाद का नाम जरूर आया है, स्पेसिफिक नहीं आया। तो ये स्पेसिफिक आया है, तो इसका आगे मुझे एक परिणाम नजर आ रहा है कि हो सकता है इस अक्टूबर में न हो, लेकिन अगले जो अक्टूबर होगा उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म है, जिसको टेररिज्म को डिफाइन करने की बात है, जो 20-22 साल से जनरल असेंबली में पड़ा है। हो सकता है वो पास हो जाए और कुछ सर्वमान्य मापदंड तय हो जाए कि ये आतंकवाद है जो अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए मदद मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स से मंच से कोई चीज आती है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा प्रभाव होता है, और उस प्रभाव की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली आतंकवाद को लेकर कुछ सर्वमान्य मापदंड तय कर दे। ये प्रभाव हो सकता है भविष्य में, ऐसा मैं सोचता हूं। बाकी इसमें भारत की सफलता चीन की असफलता का मामला नहीं है, इसमें सबके हित में है, आतंकवाद से सभी परेशान हैं। मेरा तो सवाल है, इसकी आप डेप्थ में जाए, 2 बातें मैं कह रहा हूं कि जब ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने वाला था उसके ठीक पहले चीनी मीडिया ने शी जिनपिंग के प्रवक्ता के माध्यम से एक बयान जारी किया गया कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों को या पाकिस्तान पे किसी भी तरह के निशाना नहीं साधा जाना चाहिए और उसका जिक्र ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं करना चाहिए, ये एक अलग इश्यू होगा। लेकिन चर्चा भी हुई और चर्चा के बाद वहां के आतंकी संगठनों को घोषणा पत्र में शामिल भी करवाया गया। भारत इस मायने में इसे सफलता की दृष्टि से देख रहा है कि चाइना के कहने के बावजूद हमने जिक्र किया और न केवल जिक्र किया, हमने उन आतंकी संगठनों को घोषणा पत्र में भी शामिल करवाया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या यह माना जा सकता है कि चाइना पाकिस्तान को साधने यानी कि पाकिस्तान को भी खुश करने के लिए भारत के लिए पहले एक मैसेज देने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के साथ ORB वाला मामला हो, चाहे सिल्क रूट का मामला हो या फिर दूसरे उनके अपने व्यावसायिक या काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी किया चाइना ने, ताकि पाकिस्तान के साथ भी मेरे हित सदे रहे और भारत के साथ में भी
सजे इस मायने में रहे, जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य वहां पे भी है, जो सीधे पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान के साथ में वो लोग टच में, टेरर फंडिंग के आरोप भी वहां के कई लोगों पे लगे हुए हैं। तो दोनों ही बातों को लेकर के पाकिस्तान को भी उसने बैलेंस करने की कोशिश की और हिंदुस्तान को भी खुश रखा, ये माना जा सकता है इस जो प्रकरण के दौरान। देखिए योगेंद्र जी, चीन डिप्लोमेटिकली मेरे ख्याल से दूसरे देशों से कहीं ज्यादा साउंड है। हाँ। जैसे ओम जी ने पंचशील के सिद्धांतों की बात की, डायमंड जुबली 2014 में बड़े फन फेयर से, पंप एंड शो से सेलिब्रेट किया उन्होंने, जबकि चीन बहुत सी चीजों में भरोसा नहीं करता है, जैसे साउथ चाइना सी और उसमें, लेकिन पंप एंड शो से तो चीन जिस तरह से अपने आप को एक हाईली मोरलिस्ट और अच्छा देश प्रोजेक्ट करता है, और उसी आधार पर नॉर्थ कोरिया को लेके चीन ने एक प्रपोजल दिया अमेरिका को कि अगर आप लोग मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया से, जापान से मिलके कर रहे हैं तो वो प्रोवोक कर रहा है नॉर्थ कोरिया के, तो इन दोनों को लिंक कर लो। नॉर्थ कोरिया अपना एटम वो एक्सप्लोजन नहीं करेगा और आप ये एक्सरसाइज मत करो। अमेरिका ने उसको टर्न डाउन कर दिया। लेकिन अब जब नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का किया परीक्षण, तो चीन ने भी क्रिटिसाइज किया है, रशिया ने भी किया है, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक समर्थन भी कर रहे हैं। तो वही बात है, वही चीन की स्ट्रेटेजी रखना चाह रहा है और पाकिस्तान को, यानी कि ये तो तय माना जाना चाहिए कि चाइना के इस एजेंडे या फिर इस नीति के तहत हमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि जितना महत्व तो हमारा कर रहा है या हमारा जितना सहयोग करना चाहता है, पाकिस्तान का भी उसी तरह से ध्यान निश्चित पूरी तरह से रख रहा है, ये माना जा सकता है। न हमें ज्यादा उत्साहित होना, न हतोत्साहित होना है, हम सही दिशा में चल रहे हैं। और फिलहाल हमारे एजेंडे पे बात करें, हमारे एजेंडे पे बात करें तो हमें इस बात की खुशी हो सकती है कि हम हमारी बात को मनवाने में सफल रहे, लेकिन उसे किसी तरह के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। बस सिर्फ ये कह सकते हैं कि कूटनीतिक जीत कही जा सकती है इसी परिप्रेक्ष्य में। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में इसे केवल बस एक कूटनीतिक जीत तक समझने की कोशिश करनी चाहिए या फिर कोई पॉलिटिकल जीत या पॉलिटिकल प्रेशर से तब्दील करना चाहिए? देखिए, ओम जी की और करोड़ी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। ये जो बातचीत थी भारत और चाइना के बीच में, मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में, उसका जो मजमून बाहर आया है जी, उसमें खासतौर से कहा गया है कि टेररिज्म पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, जो द्विपक्षीय वार्ता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें टेररिज्म शब्द ही नहीं था। जो भी ब्रिक्स की बातचीत हुई उसमें इन संगठनों के ऊपर आपत्ति करेगी, वो उनके मजमून के अंदर आया है। लेकिन भारत ने समझदारी से टेररिज्म के विषय को चाइना के संग नहीं उठाया। अगर उठाता, कोई उस पर आपत्ति आती, तो जो बाकी जो काम हो रहा था उसमें दिक्कत आती। तो जो बात जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। चाइना का एक लिमिटेड इंटरेस्ट टेररिज्म को रोकने के लिए है, क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रोड का जो काम चल रहा है, जो जोड़ने का काम चल रहा है, उसमें बड़ी रुकावट आ रही है। वो उस स्मूथ तरीके से नहीं चल रहा जो चाइना ने सोचा था। और वो क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि बार बार आतंकी हमले और जिस तरीके की बातचीत वहां पे हो रही है, उससे चाइना का जो करोड़ों रुपया उस देश में लगा हुआ है वो खतरे में है, उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो चाइना के हित के अंदर है कि वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करके, जिसको पहले विरोध कर चुका है, अगर जनरली कोई स्टेटमेंट निकलता है टेररिज्म के खिलाफ, तो चाइना ने उसका विरोध नहीं करा, क्योंकि वो चाइना के भी हित के अंदर है। हमको बात मान के चलनी चाहिए। इसलिए भारत के हित में तो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को हम अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। अगर ब्रिक कंट्री के अंदर भारत पाकिस्तान के अगर आज जमीनी विवाद नहीं होता तो भी शायद ये स्थिति बनती, क्योंकि हम सबसे प्रभावित हैं। तो चाइना ने भारत ने दोनों की ही कोई कूटनीति को फायदा मिला है। वो बाकी 3 लोगों से इस बात के लिए को तैयार कर पाए कि पांचों ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। लेकिन भारत और चाइना ने टेररिज्म के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि वो बातचीत फिर पाकिस्तान के विषय में जाती, तो चाइना को अपने जो मित्र है सही दिशा में, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता में सबसे बड़ा जो सबकी निगाहें थी, न केवल भारत और चाइना की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी डोकलाम विवाद को लेकर के। शी जिनपिंग और मोदी के बीच क्या वार्ता होती है। और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि टॉप 10 अगर हम उसके पॉइंट्स पे ध्यान दें, जो एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मोदी साहब की बैठक के बाद में जो बताया गया उसमें यही कहा गया है कि डोकलाम विवाद को हल करने के लिए भविष्य में तनाव ना हो, सेना के जो लोग हैं उनके बीच डायलॉग बने
और कभी भी इस तरह की स्थितियां बने तो उसको बहुत ज्यादा ऐसे एग्रेसिव और हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। जोगेंद्र ने कहा है जी, कोई भी डिफरेंसेज जो है वो डिस्प्यूट में तब्दील ना हो, नहीं हो। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ये सही दिशा में वार्ता कही जा सकती है कि क्योंकि अगर डाइवर्ट जैसे ही आप होते तो भाई वो एक प्लेटफॉर्म आपको अलग मिला जिसमें बोलने का आपको अवसर मिला था, वहां अपने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पड़ोसी पर आपने निशाना भी साधा, उसके आतंकी संगठनों को आपने शामिल भी करवा दिया। और मुझे लगता है कि आतंकी संगठनों से तो सभी त्रस्त होंगे। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा खुश है कि वहां पे आर्मी स्कूल में जिस तरह से बच्चों पर अटैक हुआ, कैंपस में कई बार हमले कर दिए गए। वहां पाकिस्तान तो पराजित आतंकवादी देश है, पाकिस्तान तो पराजित करता है आतंकवाद को, वहां की सत्ता ही पाकिस्तान के आतंकवाद से चलती है। जी जी जी, चलिए मैं अमित आपसे भी मेरा सवाल है कि ये जो वार्ता हुई हमारी नजर में बिल्कुल सही एजेंडे पे वार्ता गई और राजीव अरोड़ा जी आपकी विपक्ष पार्टी के हैं लेकिन सही दिशा की वार्ता बता रहे हैं। इसे ये वार्ता केवल एक कूटनीतिक वार्ता के रूप में देखा जाना चाहिए या कोई पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये सवाल मेरा आपसे इस वजह से यहाँ पे हो सकता है दर्शकों को और हमारे साथियों को रिलेवेंट नहीं लग रहा हो, लेकिन बीजेपी अक्सर इस तरह के मौकों को भुनाने से चूकती नहीं है। अभी आप कहें कि कुछ कार्यकर्ता हो सकते हैं, इतने हमारा बड़ा कुनबा है, निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा कुनबा भी इस वक्त आप ही का है, तो ये एक संयमित तरीके से बात रखने की चीजें हैं और ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उन्हें एक लोकलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं 100%। ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये भारत की जीत है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से चाइना के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से चल के और एक कूटनीतिक सफलता प्राप्त की है, निश्चित रूप से पूरे देश को में खुशी का माहौल है, लोग अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से देश की जीत है ये। ऐसे हम ये मानते हैं कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना होके ये तो 100% ये मानना चाहिए कि भारत की जीत है, भारत के प्रधानमंत्री की जीत है, भारत की स्ट्रेटेजी की जीत है। और भारत में सभी लोग आते हैं, आप जानते हैं कांग्रेस ही भारत में है, बीजेपी भारत में है, सभी पार्टियां भारत में, सभी लोग भारत में। बिल्कुल वही समीक्षकों की यही चिंता है। नहीं, निश्चित रूप से देश की जीत है। जी ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं अभी कहीं किसी साइट पे पढ़ रहा था कि बिल्कुल इससे जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो किसी एक समीक्षक के व्यूज भी हैं इसमें कि बिल्कुल इसे एक कूटनीतिक जीत की तरह से देखना चाहिए और बस इस मायने में कि हम हमारे एजेंडे में सफल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे और हमें बुनाने के एक अवसर को खोना नहीं चाहिए, बस उस पर फोकस रखना चाहिए। तो क्या ये एक राजनीति में संयम की भाषा भी सीखने की आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी, आप चारों लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ वर्तमान मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है या परिवर्तन किया है और प्रधानमंत्री ने जैसे लोगों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया है, उससे पता लग रहा है कि उनको लगता है कि मेरी मंत्रिमंडल की जो अन्य साथी हैं, जो पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड है, उनकी जुबान पर अभी भी वो संयम नहीं है जो संयम की अपेक्षा वो करते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि और इसीलिए रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईएफएस एक एक्सपीरियंस इनके पास में, या निर्मला सीतारमन जैसी बिल्कुल फ्लो के साथ में बोलने वाली, संतुलित शब्दों में बात करने वाला रक्षा मंत्री। देखिए ये मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री ने अभी जो चयन किया है वो कमाल का किया है। वो मेरा ख्याल है कि उनको ये समझ में आ गया कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों, ये जुमलों से काम नहीं चल सकता। चलेगा तो कूटनीति की भाषा अलग किस्म की होनी चाहिए, लोगों को संबोधित करने की भाषा अलग किस्म की होनी चाहिए। और आने वाला वक्त जो 2019 उनके सामने लोकसभा में फिर से एक मुकाबला जो होगा, तो उसमें उन जुमलों से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा बड़े संतुलित शब्द। यह एक छोटा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसे कि यहाँ पे देखिए 2019 इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी शासकीय दल को इतनी एक्सरसाइज करते हुए कि इनकी पार्टी के नेताओं को बूथ की परवाह अभी से होने लगी है। मैंने कभी इतना 20 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आप सब लोग काफी अनुभवशील हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि जिन राज्यों में चुनाव में थोड़ा वक्त है, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन अमित शाह वहां पे भी काफी सक्रिय 110 दिन के टूर पे भी हैं, वो अलग अलग उसमें प्रवास पे जा रहे हैं। तो 2019 बिल्कुल मुझे लगता है कि वो उसी एजेंडे की तरह जैसे डोकलाम एक एजेंडा को इसमें ब्रिक्स सम्मेलन में रहा, तो क्योंकि अगर डोकलाम विवाद नहीं सुलझाया जाता है तो आप देख सकते हैं मोदी के चेहरे पे जिस तरह की लकीरें पिछले पार्लियामेंट सेशन के दौरान देखी गई, तो ये 2019 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है कि हमारे रहते हुए हमारे कार्यकाल में जो आप जुमलों की बात कर रहे हैं वो हकीकत में भी मानिए कि
एक चिंता होती है भी किसी भी पार्टी के लिए कि हमारे शासनकाल में हम अगर उन चीजों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, उन जो पहले उनको अगर अनसुलझी रहने देंगे तो विश्वास कैसे होगा। इसीलिए देखिए योगेन जी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने किया है कि जैसे जितने भी प्रधानमंत्री की घोषणाएं रही, जितना भी प्रोमिसेस करके प्रधानमंत्री आए, उनका मूल्यांकन तो करना पड़ेगा, उनके बारे में सवाल तो जनता पूछेगी, तो उन सवालों के जवाब वैसे नहीं हो सकते जैसे आपने सत्ता में आने के लिए प्रारंभ में किए थे। अब जो सवालों के जवाब वो बड़े सधे हुए होंगे, बड़े नियंत्रित होंगे, बड़े नपे तुले होंगे, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। और इसीलिए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, मैं यही कह रहा हूं कि अब उन जुमलों का जमाना गया, अब आपको हकीकत को बयान करना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमिक्स कैसी है, आपका डिफेंस कैसा है, आपका फाइनेंस कैसा है, इन सब बातों को बयान करने के लिए जुमले वाले सिलसिले खत्म हुए। अब एक अनुशासित पार्टी के रूप में एक वो जो पहले बोला करते थे कि चाल चरित्र और चेहरा हमारा एक अलग है, मेरा ख्याल है कि मोदी जी अब चाल चरित्र और चेहरा बनाने की चेष्टा में लग गए हैं 2019 के लिए। देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट की तो कोई, मुझे लग रहा है कि कोई तोड़ नहीं है। जेटली साहब का जिस तरह का एक मैकेनिज्म है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर दुनिया में नहीं हो सकता। क्रूड ऑयल के भाव 50 से नीचे हो डॉलर से, और 70 के रुपए के ऊपर अगर एक आम उपभोक्ता पेट्रोल ले तो मुझे लगता है, और फिर भी कहा जाता है कि पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तो बड़ा ही ये तो एक घाटे में चल रही है, इसलिए उनके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। बिल्कुल घाटे में चल रही थी। कांग्रेस के समय 2 लाख करोड़ घाटे में थी, आज की तारीख में 2 लाख करोड़ की घाटे की भरपाई तो करनी पड़ेगी। मैं एक बात करना चाहूंगा अमित जी, आप लोग देखिए ऑनलाइन एक बात और कहूँ, एक बात आप कहिए, चलिए आपके जी। ब्रिक्स सम्मेलन में एक बहुत बड़ी बात कही गई कि विकासशील देशों का जो समूह है 5 देशों का, इनको अपने यहाँ की कंपनीज की रेटिंग करनी चाहिए। कंपनीज की रेटिंग इसलिए करनी चाहिए कि उनको अगर विकसित देशों में व्यापार करना हो तो उनकी रेटिंग होगी तो उनको व्यापार करने में, लोन में आसानी होगी। और आज ये देखिए, हमारे देश की स्टार कंपनीज रही हैं, इन स्टार कंपनीज अगर घाटे में नजर आएंगी, इनका बैलेंस शीट हमें 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ घाटे में नजर आएगा, तो ये कंपनीज आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? ग्लोबली आप बात करिए तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। छोटा सा मैं एक अमित जी मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ योगेन जी, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, भारत के संविधान के मूल अधिकारों में जिन बातों के लिए आप जब भी शपथ लेते हैं, सांसद बन के, विधायक बन के, मंत्री बन के, उनके बारे में ना सोच के आप कंपनियों के बारे में सोच रहे हैं। आप बस एक सेंटेंस और बस आगे आप बोलो। आप विकास के लिए, निवेश के लिए जिस तरह का इकोनॉमिक मॉडल आपने बनाया है, उसमें सिर्फ आपको उन्हीं की चिंता है। मैं कहता हूं भारत का नागरिक जो बेरोजगारी की चपेट में है, भारत का नागरिक जो पहली बार सैनी साहब, पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर इतना काम हुआ। आप एक बात बताता हूँ, पूरे देश में डिजिटल इंडिया का जिक्र भी किया। एक छोटा सा सवाल है, आप जो कह रहे हैं उससे जुड़ा, आप जो कह रहे हैं 10 लाख लोग, आप जो कह रहे हैं मैं उसी में आप जवाब भी साथ में आ जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये बात आपकी चिंता बिल्कुल होनी चाहिए। आपने कहा कि रेटिंग तय करनी चाहिए व्यापारिक समूहों की, ताकि उन्हें दूसरी मुल्क में हो जाते हैं तो पैसा ठीक से मिल सके व्यापार करने के लिए। मुझे एक जिक्र याद आ रहा है इस वक्त, जब नरेंद्र मोदी साहब 2014 में उन्होंने कमान संभाली थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अडानी समूह को माइनिंग का काम मिला। वहां के बैंकर्स ने मना कर दिया पैसे देने के लिए कि आप पे में भरोसा नहीं है। एसबीआई से 3000 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया गया उस वक्त। अगर वास्तव में आपकी बात से मैं सहमत हूं, और गौतम अडवाणी जी को अगर समय रहते उस वक्त A+ या A++ जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे दी गई होती, तो सर 3000 करोड़ रुपए एसबीआई के नहीं देकर के ऑस्ट्रेलिया की किसी बैंक के दिए हुए होते, जो मुझे लगता है कि चुकाने में अडानी साहब को बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती। यहां की तरह भाईचारा थोड़ी चल सकता है वहां पे। एक ये रेटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये रेटिंग होती तो बहुत अच्छा रहता है कि विदेश में बिल्कुल व्यापार को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से लाइकर मूड में बात कर रहा हूं। कौशल विकास के मामले के अंदर 3 साल से जो मंत्री थे उनकी रेटिंग हो गई राजीव प्रताप रूडी को। देखिए पहली बार आप इसको राजीव जी भाई साहब ऐसे मानिए कि देश का प्रधानमंत्री हर चीज की जवाबदेही चाहता है। अगर उन्होंने काम दिया, दूसरी बात, 10 लाख लोग हर महीने इस देश के अंदर रोजगार की लाइन में आ जाते हैं। आज पूरे भारत की ब्यूरोक्रेसी की आप बात करेंगे तो मैं समझता हूं 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सभी तरह की नौकरियों में मिला के 3 से 4 करोड़ लोग हैं। तो क्या सरकार हर महीने 10 लाख लोगों के नए रोजगार जनरेट कर सकती है पूरे भारत में? पॉसिबल नहीं है। हमारे सर मेरी बात सुनिए, 60 साल से देश में सिर्फ उन्होंने बाबू तैयार किए हैं, बीकॉम, एमकॉम।
आज की तारीख पहली बार सरकार उस ढर्रे में चल पड़ी है। लेकिन आप ये मान के चले 3 साल के विकास में 3 साल के अंदर हम इतना प्राप्त कर लेंगे कि 60 साल में जो कमी रह गई उसे फ्यूचर में सरकार की प्लानिंग ये है कि स्कूल के अंदर बाकायदा स्किल डेवलपमेंट के स्कूल से शुरू होंगे। सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। लेकिन प्रताप रूडी के स्टेट में क्या है आज की, उन्होंने कहा है मेरे को समझ नहीं पाया प्रधानमंत्री कि मुझे तो कहा गया था कौशल प्रशिक्षण करके लोग तैयार करो, नौकरी लगाने की या काम देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, मेरे मंत्रालय की नहीं थी। उसके अंदर अगर कोई फेलियर रहा है तो उसमें मेरे को कैसे माना जा रहा है, ये आज का राजीव प्रताप रूडी का स्टेटमेंट है। खैर धीरे धीरे देखिए वो चीजें आएंगे। उमा भारती जी ने अभी कहा है कि लेटेस्ट जो मैं पढ़ रहा था जब आया था कि ये बात सही है कि मोदी जी ने मुझे डांट लगाई थी, तो ये कुछ चीजें सहज नहीं है कि संगठन की सेवा के लिए इस्तीफे ले लिए। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें आएंगी। मैं माफी चाहूंगा, देखिए समय का अभाव है, लेकिन आप लोगों का मैं बहुत ही एक सार्थक चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत ही अपने बात कही है, चाहे सत्ता पक्ष से कहो चाहे राजीव जी ने हो और बाकी ओम जी और डॉक्टर साहब की तो बात क्या है कि विदेश मामलों को लेकर के ये बात सही है कि कूटनीतिक जीत भारत की इस मायने में देखी जा सकती है कि अपने एजेंडे को वहां रखने में हम सफल रहे। और इस मायने में भी हम देख सकते हैं कि जो पहलू चाइना लगातार मीडिया में चर्चा कर रहा था वो हो सकता है कि उनकी अपनी एक कूटनीतिक चाल हो जिसमें वो भी सफल होते नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब। और जो मुझे भी संदेह था कि भारत को खुश करेगा और पाकिस्तान को भी खुश रखेगा चीना, दोनों को ही बराबर तराजू में रख करके चलना चाहता है। वो पहले सरकारी मीडिया के जरिए ये भी मैसेज कराना कि पाकिस्तान में पहले आतंक की चर्चा ब्रिक्स में नहीं होनी चाहिए और उसके बाद में घोषणा पत्र में इन चीजों को शामिल भी करवा देना। इसका मतलब है दोनों मुल्कों को वो बहुत ही खुश रखना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान खुद भी आतंक के दंश से चिंतित है, चाइना भी चिंतित है क्योंकि उसका पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है। और भारत पहले दिन से ही, चाहे हम पहले चुने हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें, वो भी इन सब चीजों को लेकर के चले और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आतंक के मामले में हम लोग पहले दिन से कहते रहे हैं कि विश्व शांति होनी चाहिए और एक भाईचारे का एक माहौल रहना चाहिए। मुझे लगता है कि समिट का भी लबोलवाब जो है वो यही निकल करके आ रहा है। और फिलहाल म्यांमार दौरे पर वहां भारतीय समूह से चर्चा करेंगे, वो भी एक भावनात्मक टूर मोदी का कहा जा सकता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।